A very good afternoon to all of you. And in this DTRTI Lucknow webinar, you are all welcome. We are beginning today with Section 234B of the Income Tax Act. A discussion on Section 234B of the Now 234B ये कहता है, subject to the other provisions of this section, where in any financial year an assessee who is liable to pay advance tax under Section 208 has failed to pay such tax. Now 234B का इंटरेस्ट जो है ये तब लगता है जब किसी व्यक्ति ने अपने एडवांस टैक्स को पेमेंट की जो लायबिलिटी है वो समय से नहीं पूरी की हो। जैसे 234A का इंटरेस्ट तब लगता है जब किसी ने रिटर्न फाइल करने में लेट कर दिया हो, चाहे वो 139(1) के तहत रिटर्न हो, 139(4) के तहत रिटर्न हो, चाहे वो 142(1) के नोटिस के रिस्पॉन्स में हो, चाहे वो 148 या 153A के नोटिस के रिस्पॉन्स में हो। तो जहां भी रिटर्न फाइलिंग में डिले हो जाता है वहां पर 234A का इंटरेस्ट लगता है, और 234B का इंटरेस्ट तब लगता है जब एडवांस टैक्स पे करने में डिले हो गया हो। तो जो भी एडवांस टैक्स सेक्शन 208 के तहत पे होना था, जो लायबिलिटी थी, लायबिलिटी टू पे यानी लायबिलिटी अराइज हो गई है under section 208 has failed to pay such tax, or where the advance tax paid by the assessee under the provisions of section 210 is less than 90% of the assessed tax, या जहां 210 धारा के तहत जो भी असेस टैक्स है उसका 90% से कम असेसी ने अगर पे किया है, then the assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% for every month or part of a month comprised in the period from the first day of April next following such financial year. फाइनेंशियल ईयर के बाद जो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल आता है वहां से, उस तारीख से ये इंटरेस्ट का पेमेंट शुरू होगा टू द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, और ये तब तक चलेगा जब तक टोटल इनकम डिटर्मिन होती है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 143 सेक्शन। और जहां पे रेगुलर असेसमेंट किया है तो वो रेगुलर असेसमेंट की डेट तक ये चलेगा। और कितने अमाउंट पे दिया जाना है ये, on an amount equal to the assessed tax, or as the case may be on the amount by which the advance tax paid falls short of the assessed tax। ये उतने राशि पे लगेगा जिस राशि से जो एडवांस टैक्स जो पे किया गया है वो असेस टैक्स से कम है, या अगर बिल्कुल नहीं पे किया गया तो पूरे असेस टैक्स पे लगेगा। एज द केस में भी जो शब्द यहाँ यूज किए गए हैं उनका मतलब ये है कि अगर किसी ने बिल्कुल भी एडवांस टैक्स नहीं दिया, यस फेल टू पे सच टैक्स, तो वो असेस टैक्स पे लगेगा। और जहां उसने कुछ एडवांस टैक्स दिया है तो वो उसमें से जो पेड एडवांस टैक्स है वो माइनस करके जो बाकी बची हुई राशि है उसके ऊपर वो एडवांस टैक्स कैलकुलेट होगा। और शुरुआती तारीख होगी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जो फाइनेंशियल ईयर के बाद आती है, और जो रेगुलर असेसमेंट की डेट है, अगर रेगुलर असेसमेंट होता है उस तारीख तक इसको उसे देना होगा। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है, इन दिस सेक्शन असेस टैक्स का मतलब क्या है? असेस टैक्स मींस द टैक्स ऑन द टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 1 ऑफ 143। जो भी टैक्स जो है टोटल इनकम पे डिटरमिन किया गया था 143(1) सब सेक्शन में, और जहां पर रेगुलर असेसमेंट हुआ है वहां पर जो टैक्स डिटरमिन किया गया है टोटल इनकम पे रेगुलर असेसमेंट में, और जहां पर यानी रेगुलर असेसमेंट हुआ तो रेगुलर असेसमेंट पे जो टैक्स डिटरमिन किया गया, और जहां रेगुलर असेसमेंट नहीं हुआ वहां पे 143(1) सब सेक्शन के तहत जो भी टैक्स डिटरमिन किया गया है टोटल इनकम पे, और उसके बाद उसमें से ये सब अमाउंट्स घटाए जाएंगे कि जो भी टैक्स डिडक्टेड या कलेक्टेड सोर्स था
वो घटाया जाएगा। फिर 89 का रिलीफ, 90 का रिलीफ, 90A का रिलीफ और 91 का रिलीफ, जो कि डिडक्शन है, 91 का डिडक्शन, और जो भी टैक्स क्रेडिट जो सेक्शन 115J में, सेक्शन 115JD में ये प्रोविजन में सेट ऑफ करने के लिए अलाउ होता है। तो ये सब माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी असेस टैक्स। और उसके बाद आपको ये देखना है कि असेस टैक्स में से एडवांस टैक्स पेड माइनस करके और जो बाकी बची राशि होगी उसके ऊपर ये 234B का इंटरेस्ट लगेगा। और एक्सप्रेशन 2 में कहा जा रहा है कि जहां पर भी इन रिलेशन टू एनी असेसमेंट ईयर एक असेसमेंट किया जाता है पहली बार अंडर सेक्शन 147 या 153A, पहली बार किया जा रहा है, यानी कि इसके पहले 147 नहीं यूज किया गया था या इसके पहले सर्च नहीं हुई थी, तो असेसमेंट सो मेड शैल बी रिगार्डेड एज रेगुलर असेसमेंट। तो ये जो असेसमेंट किया जा रहा है 147 के रिस्पॉन्स में या 153 के तहत जो पहली बार किया जा रहा है वही रेगुलर असेसमेंट मान लिया जाएगा। और इसलिए अगर इन कार्रवाई के दौरान अगर टैक्स ज़्यादा आ जाता है तो फिर वही टैक्स रेगुलर असेसमेंट में जो टैक्स आया है वो माना जाएगा। उस सेंस में ये 234A से मिलता जुलता प्रोविजन है ना। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि इन एक्सप्लेनेशन 1 एंड इन सबसेक्शन 3 जो टैक्स ऑन द टोटल इनकम डिटरमिन अंडर सबसेक्शन 143 यूज किया जा रहा है वर्ड, वहां पे एडिशनल इनकम टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 ये कहता है कि where before the date of determination of total income under 143(1) or the completion of regular assessment, tax is paid by the assessee under section 140A। मान लीजिए एसएससी ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है 143(1) के निर्धारण से पहले या रेगुलर असेसमेंट के कंप्लीट किए जाने से पहले। It has been paid by the assessee under 140A or otherwise interest shall be calculated in accordance with the, या तो 140A के तहत कर दिया या किसी भी तरह से कर दिया, और अदरवाइज यानी 140A के अलावा भी कोई तरीके से कर दिया है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अप टू द डेट ऑन विच द टैक्स इज सो पेड। तो इंटरेस्ट को उसी तारीख तक कैलकुलेट किया जाएगा जिस तारीख तक वो टैक्स पे कर दिया गया है, एंड रिड्यूस्ड बाय द इंटरेस्ट इफ एनी पेड अंडर सेक्शन 140A। और उसमें 140A के तहत अगर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट एसएससी ने कर दिया था, तो क्योंकि वो पे करते वक्त एसएससी को इंडिकेट करना होता है कि मैं इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूँ, तो अगर उसने इंटरेस्ट का कोई पेमेंट कर दिया है तो उसको रिड्यूस करना होगा, जो 140A के तहत उसने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया था, टुवर्ड्स द इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन। अगर 234B के इंटरेस्ट के लिए उसने कोई इंटरेस्ट 140A में पे कर दिया था, तो उतने इंटरेस्ट को जो है माइनस करना होगा। एंड thereafter interest shall be calculated at the rate aforesaid on the amount by which the tax so paid together with the advance tax paid falls short of the assessed tax। और उसके बाद इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा उस अमाउंट पे जिस अमाउंट से जो भी टैक्स पे किया गया है टुगेदर विद द एडवांस टैक्स पेड, वो असेस टैक्स से शॉर्ट पड़ रहा था। तो जो भी टैक्स था वो असेस टैक्स ज़्यादा था और एडवांस टैक्स अगर कम था। और उसके पहले हमको ये ध्यान रखना है कि अगर एसएससी ने 140A के तहत कोई भी टैक्स पे किया है तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस ऑफ दिस सेक्शन अप टू द डेट ऑन विच टैक्स इज सो पेड, एंड उसके बाद उसमें से वो इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया जाएगा जो कि 140A के तहत वो ऑलरेडी पे कर चुका है, टुवर्ड्स द इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर द सेक्शन।
तो यानी कि एक तरह से 140A के तहत अगर इंटरेस्ट पहले ही पे कर चुका है तो उतना इंटरेस्ट जो है 234B का कहते हुए अगर वो पे कर चुका है तो वो इंटरेस्ट से माइनस कर देंगे और उससे दोबारा से वो इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और 2AA में क्या कहा जा रहा है? 2AA में कहा जा रहा है कि जब भी कोई एप्लीकेशन 245C सबसेक्शन 1 के तहत की जाती है फॉर एनी असेसमेंट ईयर, if any such application has been made, the assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% for every month or part of a month comprised in the period commencing on the first day of April of such assessment year and ending on the date of making such application. अगर एसएससी ने 245C में एप्लीकेशन कर दी क्योंकि शायद सेटलमेंट कमीशन से रिलेटेड है, देख लेते हैं 245C1 245C1 में एसएससी जो है may at any stage of a case relating to him he may make an application, किसी भी स्टेज में वो एक एप्लीकेशन कर सकता है in such form and in such manner as may be prescribed, और उसमें वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करता है अपने इनकम का जो उसने डिस्क्लोज नहीं किया था असेसिंग ऑफिसर के सामने, और जिस तरीके से उसने उस इनकम को डिराइव किया है वो भी डिस्क्लोज करता है, और एडिशनल अमाउंट ऑफ जो भी इनकम टैक्स पेबल है उस इनकम पे वो डिस्क्लोज करता है, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स जो भी प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स वो देता है। और इस तरह से वो सेटलमेंट कमीशन को ये एप्लीकेशन करता है कि उसका केस सेटल कर दिया जाए, और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन एनी सच एप्लीकेशन का जो डिस्पोजल है वो इस तरह से किया जाएगा जो कि आगे प्रोवाइडेड है। तो इस पर हम लोग बाद में आएंगे, बट 245C में जो एप्लीकेशन की जा रही है वो सेटलमेंट कमीशन को की जा रही है। तो 234B का जो इंटरेस्ट है वो एडवांस टैक्स के ना पूरा दिए जाने की वजह से होता है। तो यहाँ पर 234B के सबसेक्शन 2A और क्लॉज ए में ये कहा जा रहा है कि अगर एसएससी कोई सेटलमेंट कमीशन को कोई एप्लीकेशन कर देता है किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए, तो जो सिंपल इंटरेस्ट उससे लिया जाएगा वो उसी तारीख तक लिया जाएगा जब तक कि जिस तारीख में वो एप्लीकेशन करता है, क्योंकि एक बार मामला सेटलमेंट कमीशन के पास आ गया तब फिर सेटलमेंट कमीशन ही ये डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। तो जो 234B का इंटरेस्ट है वो इस तारीख तक सीज हो जाएगा, उस तारीख तक ख़त्म हो जाएगा लेना जिस तारीख में उसने सेटलमेंट कमीशन के सामने वो एप्लीकेशन कर दी है। Now, where as a result of an order of the Settlement Commission under subsection 4 of section 245D for any assessment year, अब सेटलमेंट कमीशन अगर ऑर्डर कर देता है और उस ऑर्डर में द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम जो डिस्क्लोज की थी एप्लीकेशन में वो बढ़ा दी जाती है कि आपने जो डिस्क्लोज किया था इनकम वो सही नहीं है और ज़्यादा बढ़ के है, तो assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% for every month or part of a month comprised in the period commencing on the first day of April of such assessment year and ending on the date of such order। तो 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर के बाद जो आता है 1 डे ऑफ अप्रैल से डेट ऑफ द सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर तक उसको ये जो इंटरेस्ट है ये देना होगा। किस राशि पे देना होगा सवाल ये उठता है। तो ऑन द अमाउंट बाय विच द टैक्स ऑन द टोटल इनकम डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ सच ऑर्डर, जो भी टैक्स टोटल इनकम पे डिटरमिन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ सच ऑर्डर वो ज़्यादा है, एक्सीड्स द टैक्स ऑन द टोटल इनकम डिस्क्लोज्ड इन द एप्लीकेशन, जो उसने डिस्क्लोजर किया था एप्लीकेशन में उससे ज़्यादा अगर टोटल इनकम डिटरमिन कर दी जाती है तो जो भी डिफरेंस है दोनों का उसके ऊपर ये 234B के 2AB के तहत ये कैलकुलेट होगा जो इंटरेस्ट है, और ये एडवांस टैक्स से रिलेटेड नहीं है बल्कि सेटलमेंट कमीशन में वो गया उसने कोई इनकम डिक्लेयर करी, लेकिन सेटलमेंट कमीशन ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि इतनी इनकम नहीं है, इससे ज़्यादा इनकम है, तो दोनों इनकम पे जो टैक्स आ रहा था
टैक्स ऑन द टोटल इनकम जो डिटरमिन की गई है उस ऑर्डर में, वो टैक्स जो है, जो टोटल इनकम डिस्क्लोज की गई थी एप्लीकेशन में सेटलमेंट कमीशन को, उससे जितना ज़्यादा है उतनी राशि पर 1 डे ऑफ अप्रैल से ये जो 234B का इंटरेस्ट है वो दे हो जाता है। और वो किस तारीख तक देना होगा? टिल द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेटलमेंट कमीशन, जो सेटलमेंट कमीशन ने 244D(4) के तहत ऑर्डर पास किया है, उस तारीख तक देना होगा। और 2SC क्या कहता है? 2SC क्या कहता है? द रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 245D(6)(b), 245(6)(d)(6)(b) के तहत अगर कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो अमाउंट जिस पर कि वो जो इंटरेस्ट पेबल होगा अंडर क्लॉज बी हैज़ बीन इंक्रीज और रिड्यूस्ड। अगर जिस पे जो इंटरेस्ट पेबल था, यानी जो टैक्स का डिफरेंस था, अगर वो अमाउंट बढ़ जाता है या घट जाता है, जैसा भी हो, इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो इसके लिए 245D में जाके देखते हैं 6B में किस प्रकार का ऑर्डर पास किया जा रहा है। 245D और उसके 6B में ये कहा जा रहा है कि सेटलमेंट कमीशन में विद अ व्यू टू रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट अंडर सबसेक्शन 4। जो ऑर्डर सेटलमेंट कमीशन ने सबसेक्शन 4 में पास किया है उसको, उसमें अगर कोई अपैरेंट मिस्टेक हो गई थी, एक ऐसी मिस्टेक जो कि रिकॉर्ड से अपैरेंट थी, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही थी साफ, उसको रेक्टिफाई करने के लिए सेटलमेंट कमीशन अमेंड कर सकता है अपने 245D(4) के ऑर्डर को 6 महीने के अंदर, उस महीने के अंत से जब वो उसने 245D(4) का ऑर्डर पास किया था, या at any time within the period of 6 months from the end of the month in which an application for rectification has been made by the PCIT or the CIT as the case may be। अगर रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन PCIT कर रहे हैं या CIT कर रहे हैं, तो जिस मंथ में भी वो एप्लीकेशन की जाती है, उस महीने के अंत से 6 महीने के अंदर ये रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर किया जा सकता है। और इसमें यह भी लिखा है कि कोई भी रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन जो है वो PCIT या CIT के द्वारा या एप्लीकेंट के द्वारा उस महीने में, जिस महीने में 245D(4) का ऑर्डर पास किया गया है, उस महीने के अंत से 6 महीने की एक्सपायरी के बाद कोई भी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन कोई नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एसएससी अगर 245D(4) के ऑर्डर के बाद 6 महीने के अंदर कोई एप्लीकेशन कर देता है रेक्टिफिकेशन की, तो अगर उस किसी भी टाइम वो एप्लीकेशन कर देता है, तो अगर उसको उसका निस्तारण भी 245D(4) के ऑर्डर के 6 महीने ख़त्म होने के साथ साथ ही करना होगा। और अगर वो एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन की PCIT या CIT के द्वारा या एप्लीकेंट किसी के द्वारा भी की जा रही है, तो जब भी एप्लीकेशन की जाती है तो उस एप्लीकेशन के एंड ऑफ द मंथ से लेके 6 महीने तक के अंदर उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और अगर एप्लीकेशन कोई नहीं की जाती तो डेट ऑफ ऑर्डर से 6 महीने के अंतर्गत उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो जो 6B में जो ए पार्ट है, उसके लिए जहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं है, अपने ही ऑर्डर को अमेंड कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है सेटलमेंट कमीशन। और 6B में जो है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन अगर PCIT, CIT या फिर एप्लीकेंट के द्वारा की जाती है, तो इस केस में जिस महीने में वो एप्लीकेशन की जा रही है, उस महीने के अंत के बाद 6 महीने के अंदर उसका डिस्पोजल करना है, यानी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करना है। तो ये रेक्टिफिकेशन का मामला है 245(4) के ऑर्डर का। दो 245(4) का जो ऑर्डर है, वो अगर एप्लीकेशन की जा रही है
2010 1 जून के बाद तो सेटलमेंट कमीशन को 18 महीने का टाइम मिला हुआ है उस महीने के अंत से जिसमें एप्लीकेशन की जाती है कि 18 महीने के अंदर उस महीने के अंत से जब एप्लीकेशन की जा रही है सेटलमेंट कमीशन अपना ऑर्डर पास कर सकते हैं, जिसमें वो ये निर्धारित करेंगे कि कितना टैक्स एसएससी के द्वारा ड्यू है या उसकी इनकम कितनी है। तो जहाँ तक 234B का सवाल है, इसके लिए यहाँ पर जो रेलेवेंस है इस बात की वो ये है कि अगर 245D(4) के ऑर्डर में इनकम को बढ़ा दिया जाता है तो एसएससी जो है वो इंटरेस्ट देगा 1% रेट पे एवरी मंथ या पार्ट ऑफ मंथ के लिए, और वो उस राशि पर देगा ऑन द अमाउंट उस राशि पे देगा जो राशि आएगी कि भाई एसएससी ने कितना दिखाया था अपने एप्लीकेशन में और वो कितना कम था जो फाइनल डिटर्मिनेशन हो रहा है 245D(4) के ऑर्डर के तहत। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टैक्स का, उस टैक्स के डिफरेंस के ऊपर ये 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और इसी तरह से अगर वो ऑर्डर रेक्टिफाई भी हो जाता है बाद में 245D(6) के तहत सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर रेक्टिफाई हो जाता है तो रेक्टिफाई होने के बाद अगर इनकम बढ़ जाती है या घट जाती है उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा। और उसके बाद 234B(3) में कहा गया है वेयर एज ए रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रीअसेसमेंट और रिकम्पुटेशन अंडर 147 और 153A, जब भी 147 का रीअसेसमेंट होता है या 153A का जो भी रिकम्पुटेशन होता है इनकम का जो पोस्ट सर्च होता है, और 147 में जो रीअसेसमेंट होता है रीओपनिंग होती है उसके बाद जो रीअसेसमेंट होता है, the amount on which the interest was payable in respect of shortfall or in payment of advance tax for any financial year under subsection 1 is increased। और उस ऑर्डर के रिजल्ट में जो 147 के तहत किया गया या सेक्शन 153A के तहत किया गया, उस ऑर्डर के रिजल्ट में, उस ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में, उस ऑर्डर के परिणाम से अगर जिस इनकम के आधार पे इंटरेस्ट पेबल हो गया था या एडवांस टैक्स शॉर्ट पड़ गया था तो वो अमाउंट जो है जिस पे इंटरेस्ट पेबल हो गया था वो अमाउंट अगर बढ़ जाता है, द अमाउंट जिस पे कि इंटरेस्ट पेबल हो गया था एडवांस टैक्स के शॉर्टफॉल की वजह से, वो अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो एसएससी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ कंप्राइज्ड इन द पीरियड कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। तो एसएससी जो है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से शुरू करके उस फाइनेंशियल ईयर के बाद के और रीअसेसमेंट की तारीख तक या रिकम्पुटेशन की तारीख तक वो 1% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा 234B का। और ये किस राशि पे देगा? ऑन द अमाउंट बाय विच द टैक्स ऑन द टोटल इनकम को डिटरमिन किया गया था रीअसेसमेंट पे। जो रीअसेसमेंट पे जो टैक्स आ रहा है वो ज़्यादा है जितने अमाउंट से उस टैक्स के बनिस्बत जो कि 143(1) के तहत डिटरमिन किया गया है या फिर उसके बाद जो भी रेगुलर असेसमेंट हुआ है उसके तहत डिटरमिन किया गया है। यानी इसमें जो रेगुलर असेसमेंट में 147 या 153A की भी अगर कोई कार्रवाई पहले हुई है ये भी शामिल हो जाएगी। तो इस डिफरेंस के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो टैक्स का जो डिफरेंस है। और उसके बाद 234B(4) में कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी वेयर एज द रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 154, 55, 252, 54, 262, 263, 263 एंड 264, जब भी कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास होता है या कोई अपीलेट ऑर्डर पास होता है तो जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट पेबल था अंडर सेक्शन 1 या अंडर सेक्शन 3, वो अमाउंट अगर उस अपीलेट ऑर्डर की वजह से या रेक्टिफिकेशन ऑर्डर की वजह से बढ़ जाता है या घट जाता है तो इंटरेस्ट भी उसके अनुसार ही घट जाएगा और बढ़ जाएगा। और उसके अलावा
इन ए केस वेयर इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड, ऐसे केस में जहाँ पर ये इंटरेस्ट बढ़ जाता है, असेसिंग ऑफिसर सर्व करेगा एक नोटिस ऑफ डिमांड। इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो ये बिना नोटिस ऑफ डिमांड दिए आप नहीं ले सकते हैं। तो असेसिंग ऑफिसर एक नोटिस ऑफ डिमांड सर्व करेगा असेसी को, और ये नोटिस ऑफ डिमांड प्रेस्क्राइब फॉर्म में वो सर्व करेगा। जिस नोटिस ऑफ डिमांड में ये ITNS नहीं है, ये प्रेस्क्राइब फॉर्म है। दिस इज अ स्टैट्यूटरी फॉर्म, इट इज नॉट ए नॉन स्टैट्यूटरी फॉर्म। स्पेसिफाइंग द सम पेबल, जिसमें पेबल सम को, पेबल राशि को स्पेसिफाई करेगा। एंड सच नोटिस ऑफ डिमांड शैल बी डीम्ड टू बी अ नोटिस अंडर सेक्शन 156। और ऐसा नोटिस ऑफ डिमांड ये मान लिया जाएगा कि वो 156 धारा के तहत दिया गया नोटिस है, एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। और एक बार ये मान लिया गया कि वो 156 का नोटिस है, 156 के नोटिस के कॉन्सिक्वेंस में जो भी रिजल्ट होते हैं वो अपने आप ही अप्लाई कर जाएंगे अकॉर्डिंगली। और उसके बाद ये कहा गया कि इन ए केस वेयर द इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड, ये तो हुआ जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो आपको नोटिस ऑफ डिमांड असेसिंग ऑफिसर के द्वारा दिया जाना है। लेकिन अगर इंटरेस्ट घट जाता है, वेयर द इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड, तो जो एक्सेस इंटरेस्ट पे किया गया था, जो भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर दिया गया था, वो भी फोर्थ असेसी को शैल बी रिफंडेड। और इसमें जो डिले होगा फाइनली उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर को देना होगा या डिपार्टमेंट को देना होगा। नाउ वी कम टू 234B5। 234B5 ये क्लियर कर रहा है कि ये जो प्रावधान था ये 1 अप्रैल 89 से आया था, और इसलिए ये प्रावधान उन असेसमेंट ईयर के लिए वैलिड है जो कि जिन असेसमेंट ईयर के लिए जो असेसमेंट हुए हैं उनके लिए वैलिड है, जो कि 1 अप्रैल 89 के बाद के असेसमेंट ईयर्स हैं। और क्योंकि ये जो प्रावधान है ये आए ही 1 अप्रैल 1989 से एप्लीकेबल हुए हैं। तो आई थिंक 234A और B भी दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, बस जो बेसिक मूलभूत फ़र्क है दोनों के बीच में वो ये है कि 234A का इंटरेस्ट तब लगता है जब रिटर्न डिले हो जाती है, चाहे वो रिटर्न कोई भी हो, किसी भी धारा के तहत हो। और 234B का जो इंटरेस्ट है वो तब लगता है जब या तो एडवांस टैक्स जो दिया गया था वो कम दिया गया, और या फिर जो सेटलमेंट कमीशन के समक्ष जो टैक्स बताया गया वो कम था जो होना चाहिए उसके मुकाबले में। तो ये हो गया 234B। नाउ वी मूव ऑन टू 234C। अब आ जाते हैं हम 234C पर। 234C ये कहता है कि जहां भी किसी फाइनेंशियल ईयर में, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर देयर इज इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। डेफरमेंट शब्द का अर्थ होता है जहां एडवांस टैक्स जिस तारीख तक दिया जाना है उस तारीख तक जो इंस्टॉलमेंट दिया जाना है, अगर इंस्टॉलमेंट उस तारीख तक ना दे के इंस्टॉलमेंट आगे की तारीख में दिया जाए तो वो इंस्टॉलमेंट डेफर हो गया, यानी कि आगे बढ़ गया। तो जब एडवांस टैक्स इस तरह से उसका इंस्टॉलमेंट डेफर हो जाता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट 234C के तहत देना होता है। तो 234C1 में कहा जा रहा है कि वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर एन assessee other than the assessee referred to in clause B who is liable to pay advance tax under section 208 has failed to pay such tax। जहां पर भी assessee लायबल था कि वो एडवांस टैक्स देगा और वो फेल हो गया उस एडवांस टैक्स को देने से। और जब हम कहते हैं कि अदर देन असेसी रेफर टू इन क्लॉज बी, तो क्लॉज बी में देख लेते हैं कि कौन से असेसी हैं। क्लॉज बी में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो बात की गई है कि असेसी जो कि अपने प्रॉफिट्स एंड गेन्स को 44AD1 के प्रोविजंस के अनुसार डिक्लेयर करता है, या फिर 44AD1 के अनुसार अपने प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिक्लेयर करता है, जैसा भी केस हो, और जिसके लिए एडवांस टैक्स काटना ज़रूरी है सेक्शन 208 के तहत, लेकिन वो फेल कर गया था ऐसा टैक्स पे करने में, या फिर
जो एडवांस टैक्स उसने दिया था अपनी करंट इनकम पे 15 मार्च से पहले, वो कम था जो भी रिटर्न इनकम पे जो टैक्स दी होता है उससे, उसके मुकाबले में। Then the assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% on the amount of the shortfall from the tax due on the return income. तो assessee simple interest देगा 1% के रेट पे, जो भी शॉर्टफॉल था, जो टैक्स ड्यू था उसका रिटर्न इनकम पे, उस शॉर्टफॉल पे वो सिंपल इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ पे क्या है कि 44AD और 44ADA में इंस्टॉलमेंट ग्रांट करने की बात नहीं होती है, तो एसएससी को 15 मार्च तक जो है अपना टैक्स देना होता है और 31 मार्च तक भी उसको वो पूरा दे सकता है। और अगर वो उस नहीं देता एडवांस टैक्स या जितना भी कम देता है उस पर फिर वो सिंपल इंटरेस्ट लागू हो जाता है, जो भी शॉर्टफॉल उसका था उसके ऊपर। तो इन प्रिजम्पटिव इनकम वाले रिटर्न्स को छोड़ते हुए बाकी लोगों के लिए रूल ये है कि जो व्यक्ति भी लायबल था एडवांस टैक्स के पेमेंट के लिए सेक्शन 208 के तहत और वो फेल हो गया है ऐसे टैक्स को पे करने से, तो जो एडवांस टैक्स है और द एडवांस टैक्स पेड बाय सच एसएससी ऑन इट्स करंट इनकम ऑन और बिफोर 15th of June इज लेस देन 15%, यानी जितना उसको देना चाहिए था 15 जून तक वो 15% देना चाहिए था ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम पे जो टैक्स ड्यू होता है, और द अमाउंट ऑफ सच एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 day of September इज लेस देन 45, अगर उसने 15 सितंबर तक 45% जो टैक्स ड्यू था उसका नहीं दिया, 15 दिसंबर तक जो है अपना टैक्स ड्यू का 75% नहीं दिया जो रिटर्न इनकम पे टैक्स ड्यू था, तो assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% per month, और ये सिंपल इंटरेस्ट उसको 1% पर मंथ के रेट पे देना होगा 3 महीनों के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। 3 महीनों के क्यों, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाती है ऑन द अमाउंट ऑफ द शॉर्टफॉल, जितनी भी शॉर्टफॉल था यानी कमी थी फ्रॉम 15% और 45% और 75%, जितना जितना उसको देना था उससे जो भी शॉर्टफॉल उसका था उस शॉर्टफॉल पे उसको इंटरेस्ट देना होगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए, एज द केस में बी ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न, जो भी टैक्स ड्यू था उस पे ये कैलकुलेट होगा। अगर उसने 75% नहीं दिया है तो जो भी शॉर्टफॉल है उसके ऊपर ये कैलकुलेट होगा, टैक्स ड्यू में से जो भी शॉर्टफॉल है उस पर कैलकुलेट होगा। उसके बाद or the advance tax paid by the assessee on the current income on or 15 day of March is less than the tax due, और या फिर उसने 15 मार्च तक जो दिया एडवांस टैक्स वो जो टोटल टैक्स ड्यू था रिटर्न इनकम पे उससे कम था, then the assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% on the amount of shortfall from the tax due, जो भी टैक्स ड्यू से शॉर्टफॉल था उस पर भी वो इंटरेस्ट देगा, बशर्ते ये provided that if the advance tax paid by the assessee on the current income on or day of June or September is not less than the 12%, or as the case may be 36% of the tax due on the return income, then the assessee shall not be liable to pay any interest on the amount of shortfall on those dates. 15 जून तक उसको 15% टैक्स देना होता है, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अगर जो एडवांस टैक्स पे किया एसएससी ने करंट इनकम पे 15 जून के पहले या उस तारीख तक या 15 जून सितंबर की उसने 12% से कम अगर नहीं दिया है, इज नॉट लेस देन 12%, यानी जहाँ 15 देना था लेकिन उसने 12% तक दे दिया, यानी 3% का ही अगर शॉर्टफॉल है, और वैसे ही अगर जहाँ पे 45 देना था वहाँ उसने अगर 36% भी दे दिया है, तो यानी 80% अगर वो टैक्स का जितना देना था वो दे चुका है, 12% इज 80%,
ऑफ 15%, और 36% इसी तरह से 45% का 80% होता है। तो इसलिए अगर वो 80% तक टैक्स दे चुका है, रिटर्न रिटर्न जो भी रिटर्न इनकम पर टैक्स ड्यू था उसका, तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा उन डेट्स पर जो शॉर्टफॉल हो रहा है। तो 15 की जगह उसने अगर 12 भी दे दिया है, 45 की जगह उसने अगर 36 भी दे दिया है, तो भी उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 15 दिसंबर को जो 75% है वो तो उसको पूरा करना ही होगा। और उसके बाद आते हैं, provided that nothing contained in this subsection shall apply to any shortfall in the payment of the tax due on the returned income where such shortfall is on account of underestimate or failure to estimate the amount of capital gains. तो अगर लेकिन बशर्ते ये कि इस सबसेक्शन में जो बात कही जा रही है वो अप्लाई नहीं करेगी, मतलब कौन से केस में अप्लाई नहीं करेगी, बोले एक्सेप्शन दिया जा रहा है कि अगर शॉर्टफॉल इसलिए हो गया था टैक्स ड्यू का, जहां पर ऐसा जो शॉर्टफॉल था, इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ अंडर एस्टिमेट और फेलियर टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स। इसलिए हो गया था क्योंकि उसने अपना कैपिटल गेन्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, या बिल्कुल एस्टिमेट ही नहीं किया था कैपिटल गेन्स, या कोई ऐसी इनकम थी जो कि 224(9) के नेचर की थी और उसके ऊपर उसने अंडर एस्टिमेट कर दिया था या फेलियर टू एस्टिमेट हो गया था, या उसकी कोई इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में से थी। In cases where the income accrues or arises under the said head for the first time, जहाँ पे कोई इनकम पहली बार ही अक्रू या अराइज हुई थी, और उसके बाद जहाँ इनकम 115 BBDA 1 के नेचर की थी, ऐसे कंडीशन में इन सब सिचुएशंस में अगर कोई एस्टिमेट में अंडर एस्टिमेशन हो गया और उसके वजह से शॉर्टफॉल हो गया, या फेलियर टू एस्टिमेट हो गया इस इनकम को और शॉर्टफॉल हो गया, and the assessee has paid the whole of the amount of tax payable in respect of A, B, C or D, as the case may be, had such income been a part of the total income, और असेसी ने जो पूरा अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल था उन इनकम के रिस्पेक्ट में जो कि A, B, C और D में मेंशन्ड है, had such income been a part of the total income as part of the remaining installments, और बाकी जो बची हुई इंस्टॉलमेंट्स में जो कि विच आर ड्यू और वेयर नो सच इंस्टॉलमेंट्स आर ड्यू बाय 31st day of March, यानी अगर वो अगली इंस्टॉलमेंट तक वो उस राशि का पेमेंट कर देता है रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स के, और फाइनली अगर वो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स में नहीं भी कर पाता, मतलब सॉरी, अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं थी उसके बाद, यानी 15 मार्च निकल चुकी थी, तो अगर उसने 31st day of March तक भी वो टैक्स दे दिया है तो भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन उसके लिए क्रिएट किया गया। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू गो बैक टू 224(9) एंड सी, ये कौन सी इनकम किस नेचर की है 224(9) में, जिसके अंडर एस्टिमेट के वजह से वो टैक्स एडवांस टैक्स ठीक से कंप्यूट नहीं कर पाया, अंडर एस्टिमेट कर गया, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं देना है। 224(9) को देख लेते हैं। तो सेक्शन 2 में जाते हैं 24 पे, और 24 में हम जाएंगे 9 पे, 224(9). तो 224(9) में वो इनकम्स हैं जो कि लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस, और जिसमें कि हॉर्स रेसेस भी शामिल हैं, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट,
गैम्बलिंग, बेटिंग, क्योंकि ये इस टाइप की चीज़ें हैं जिसमें आप कोई गेस नहीं कर सकते कि आपकी कितनी इनकम होगी, और इसलिए कई बार आप एडवांस टैक्स पे करने में गलती भी कर जाते हैं। लेकिन जब ये इनकम हो गई तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो भी आता है उसमें अगर आप उसको पे कर देते हैं तो 234B का इंटरेस्ट, 234C का जो इंटरेस्ट है वो लागू नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपने एक इंस्टॉलमेंट स्किप कर दी हो, या अगर सारी इंस्टॉलमेंट खत्म होने के बाद आप ऐसा करते हैं तो 31 मार्च तक भी अगर आपने पे कर दिया हो तो भी 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। The assessee has paid the whole of the amount of tax payable in respect of the income referred to, or ABCD, as the case may be, had such income been a part of the total income. अगर वो इनकम टोटल इनकम का पार्ट होती तो, टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं है अगर, तब तो उसको पेमेंट करना ही नहीं है। अगर टोटल इनकम का पार्ट होती तो असेसी ने उसके ऊपर टैक्स पेबल अगर दे दिया है तब फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं भी होती तो वैसे नहीं लगना था। अब आ जाते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू एनी शॉर्टफॉल इन द पेमेंट ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम वेयर सच शॉर्टफॉल इज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द रेट ऑफ सरचार्ज। अगर शॉर्टफॉल इसलिए हो जाता है क्योंकि सरचार्ज का रेट तो बढ़ाया गया है फाइनेंस एक्ट 2000 में, और जिसका अमेंडमेंट 2000 अमेंडमेंट एक्ट में हुआ है, और एसएससी ने पे कर दिया है जो भी शॉर्टफॉल था 15 मार्च से पहले इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ड्यू ऑन 15 जून। जो भी इंस्टॉलमेंट उसकी 15 जून में ड्यू थी या 15 सितंबर में, 15 दिसंबर में ड्यू थी, लेकिन अगर उसने 15 मार्च तक उसका पेमेंट कर दिया है, क्योंकि ये जो पहले वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि सरचार्ज जो था वो बढ़ा दिया गया था, लेकिन एसएससी उस सरचार्ज को अकाउंट फॉर नहीं कर पाया और इस वजह से वो एडवांस टैक्स पूरा नहीं दे पाया। तो अगर वो 15 मार्च तक भी दे दिया उसने तो भी 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस साल के लिए है। And provided also that nothing contained in this section shall apply to any shortfall in the payment of tax due on the return income where such shortfall is on account of increase in the rate of surcharge under section 2 of the Finance Act as amended 2001 Act। ये 2001 का जो अमेंडमेंट आया था उसमें भी सरचार्ज में चेंज लाया, इसलिए वहाँ पर भी जहाँ पर भी सरचार्ज में चेंज लाने की वजह से एसएससी अपना एडवांस टैक्स टाइम से इंस्टॉलमेंट तो नहीं दे पाया तो 234C का इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा अगर उसने 15 मार्च तक पूरा दे दिया था। इन दिस सेक्शन टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम मीन्स द टैक्स चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न। जब हम कहते हैं टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, इससे मतलब हमारा ये होता है कि टोटल इनकम जो डिक्लेयर की गई थी रिटर्न में उस पर जो टैक्स चार्जेबल होता है, जो भी रिटर्न फर्निश की थी एसएससी ने उस असेसमेंट ईयर के लिए, जो कि फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को कमेंस होता है, जो उसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद आता है, जिसमें एडवांस टैक्स पे किया जाता है या पे किया जाना था, और एज रिड्यूस्ड बाय दीज अमाउंट्स। टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम में आपको ये अमाउंट्स भी रिड्यूस करने पड़ेंगे जो या तो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं या जिसके रिस्पेक्ट में रिलीफ ऑलरेडी दिया जा चुका है। और इस सेक्शन के प्रावधान भी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1989 से क्रियान्वयन में आए हैं। तो 234A-B-C सभी के जो प्रावधान है वो क्रियान्वयन में बाद में ही आए हैं 1489 के। नाउ वी मूव टू 234D। 234D में क्या कहा गया है? 234D में subject to the other provisions of this act where any refund is granted to the assessee under 143(1). 143(1) में अगर कोई रिफंड दे दिया गया एसएससी को एंड नो रिफंड इज ड्यू ऑन रेगुलर असेसमेंट, और रेगुलर असेसमेंट पे अगर कोई रिफंड ड्यू नहीं है और द अमाउंट रिफंडेड अंडर 143(1) एक्सीड्स द अमाउंट रिफंडेबल ऑन रेगुलर असेसमेंट, या फिर रेगुलर असेसमेंट पे हम पाते हैं कि अमाउंट कम रिफंडेबल था, ये 143(1) में हमने ज़्यादा रिफंड कर दिया है, तो यहाँ पर इसमें सोच क्या आ रही है कि एसएससी ने
ज़्यादा रिफंड क्लेम कर लिया था। रेगुलर असेसमेंट में कोई एडिशन किया, ने पाया कि उतना रिफंड एसएससी का बनता नहीं था, उसने ज़्यादा रिफंड क्लेम कर लिया है। या कोई भी रिफंड नहीं बनता था रेगुलर असेसमेंट पे उसका, लेकिन हम उसको रिफंड दे चुके हैं। अगर रेगुलर असेसमेंट में हमने पाया कि रिफंड तो बनता नहीं था, तो ये क्यों नहीं बन रहा रेगुलर असेसमेंट पे रिफंड? क्योंकि रेगुलर असेसमेंट में हमने कुछ इनकम ऐड कर दिया। द assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1/2% on the whole of the excess amount so refunded. तो जो भी एक्सेस अमाउंट एसएससी को रिफंड हो गया था, उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट लायबल हो जाएगा एसएससी, वो 1.5%, एक तरह से पीनल इंटरेस्ट है, मतलब साल में 18% की रेट पे इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ कंप्राइज्ड इन द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ रिफंड टू द डेट ऑफ सच रेगुलर असेसमेंट। और ये जिस तारीख में रिफंड दिया गया था, वहां से जो रेगुलर असेसमेंट की तारीख थी, उस तारीख तक ये इंटरेस्ट उसको द्वारा दिया जाना है। इसी तरह से जहां पर भी कोई 154 या 155 या कोई अपीलेट ऑर्डर पास किया गया है, या कोई सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर पास किया गया है 245D4 के तहत, और इन ऑर्डर्स में जो रिफंड दिया गया था एसएससी को, वो ये होल्ड किया जाता है कि वो सही अलाउ किया गया था। तो या तो पूरी तरह से सही अलाउ किया गया था या पार्टली सही अलाउ किया गया था, एज द केस में भी, तब जो इंटरेस्ट चार्जेबल है अंडर सबसेक्शन 1 वो उसी प्रकार से रिड्यूस हो जाएगा। सबसेक्शन 1 में हमने उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया है क्योंकि हमने एडिशन कर दिया था, लेकिन अपीलेट अथॉरिटीज़ ने ख़त्म कर दिया एडिशन। जो भी हमने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया था वो रिड्यूस हो जाएगा, और अगर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया है तो वो रिफंडेबल भी हो जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। Now, where in relation to any assessment year, an assessment is made for the first time under 147(153)(a), अगर सबसे पहली बार असेसमेंट 147(153)(a) में किया जा रहा है, तो असेसमेंट सो मेड शैल बी रिगार्डेड एज अ रेगुलर असेसमेंट। तो इस सेक्शन के पर्पज से उसी को हम रेगुलर असेसमेंट मानेंगे। And for the removal of doubts, it is hereby declared that the provisions of this section shall also apply to an assessment year commencing before the first day of June 2003, if the proceedings in respect of such assessment year is completed after the set date. ये जो 234D का प्रावधान आया था, ये 1 जून 2003 से लागू था, और इसमें कहा जा रहा है कि लेकिन ये प्रावधान उन प्रोसीडिंग्स पे भी लागू होगा, या ऐसे असेसमेंट ईयर पे भी लागू हो जाएगा जो कि 1 जून 2003 से पहले कमेंस होता है, अगर कि जो प्रोसीडिंग थी उस असेसमेंट ईयर के लिए वो इस तारीख के बाद अगर कंप्लीट होती है, तो प्रोसीडिंग अगर 1 डे ऑफ जून 2003 के बाद कंप्लीट हुई तो उस असेसमेंट ईयर पर भी इसके प्रावधान लागू हो जाएंगे। तो ये हो गया 234D का इंटरेस्ट के बाद, जहाँ पर एसएससी को ज़्यादा रिफंड क्लेम कर लेते हैं और बाद में पाया जाता है कि उतना रिफंड नहीं बनता था, तो वहाँ पर एक तरह का पीनल इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट है। तो 234D खत्म होने के बाद आते हैं 234E पर, और 234E में कहा गया है कि जहाँ पर भी एक पर्सन फेल करता है तो डिलीवर और कॉस्ट टू बी डिलीवर्ड अ स्टेटमेंट विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन 203, जो टीडीएस स्टेटमेंट की बात हो रही है, या टीसीएस स्टेटमेंट अगर डिलीवर करने में या करवाने में वो फेल हो जाता है, तो ही शैल बी लायबल टू पे बाय वे ऑफ फीस सम ऑफ 200 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यू। तो यहाँ पर यह है कि स्टेटमेंट, इट शुड बी अ प्रॉपर वैलिड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स अ वैलिड स्टेटमेंट, ये नहीं कि कुछ फर्जी स्टेटमेंट भर दिया और फिर एसएससी कह रहा है कि मैंने टाइम से भर दिया था। द अमाउंट ऑफ फी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टिबल। बस ये जो फीस है 200 रुपये पर डे की, ये टैक्स डिडक्टिबल से ज़्यादा नहीं हो सकती है।
यानी अगर कोई टैक्स डिडक्टेबल या कलेक्टेबल नहीं है या कम है तो उसमें डिले भी हो जाता है। तो असेसी का अगर नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा तो समटाइम्स ही में डिले द स्टेटमेंट, उतना नुकसान अपना थोड़ा बहुत करवाएगा। द अमाउंट ऑफ फी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी पेड बिफोर डिलीवरिंग और कॉजिंग टू बी डिलीवर्ड द स्टेटमेंट। और ये जो फीस है ये उस स्टेटमेंट को डिलीवर करने से पहले देनी होगी, उसके अलावा वो स्टेटमेंट नहीं तो वो स्टेटमेंट डिलीवर ही नहीं हो पाएगा। The provisions of this section shall apply to a statement referred to in 203 and the proviso to subsection 3 of section 206C, which is to be delivered or caused to be delivered after 1st day of July 2012. ये प्रावधान 1 जुलाई 2012 के बाद आया है, 2012 से आया है, यानी कि 1 जुलाई 2012 के बाद जितने स्टेटमेंट फाइल हो रहे हैं उन पे ये प्रावधान लागू है। अब आते हैं 234F पर। 234F है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेयर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न, जिस पर्सन को इस रिटर्न फर्निश करना जरूरी है अंडर सेक्शन 139 और वो ऐसा करने से फेल कर जाता है, कि फेल्स टू डू सो विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब, जो भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में उसके तहत उसके पहले वो फेल कर जाता है पे रिटर्न भरने में, इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेट सेक्शन 139 के 1 में ही शैल पे बाय वे ऑफ फी, तो वो भी फीस पे करेगा अ सम ऑफ 5,000 रुपीज़ अगर उसकी रिटर्न जो है इज फर्निश्ड ऑन और आफ्टर बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर। अगर उसने अपनी रिटर्न को 31st डे ऑफ दिसंबर तक या उसके पहले जमा किया तो 5,000 उसको फीस देनी होगी, या अगर उसने उसके बाद जमा किया है तो फिर 10,000 रुपीज़ फीस उसको देनी होगी। ये फीस है और इसमें कोई अपील नहीं हो सकती है, यानी जो भी रिटर्न भर रहा है वो रिटर्न टाइम से नहीं भरता है और 31st डे ऑफ दिसंबर के पहले भर देता है तो 5,000, 31st डे ऑफ दिसंबर के बाद भरता है तो उसको 10,000 रुपये फीस देनी होगी। अब प्रोवाइडेड दैट इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़, लेकिन अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है तो वो जो फीस पेएबल है वो 1,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी। अब प्रोविजंस इस सेक्शन के अप्लाई होते हैं असेसमेंट ईयर 18-19 ऑनवर्ड्स। और 234G है, और 234G सेक्शन है फीस फॉर डिफॉल्ट रिलेटिंग टू स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट। ये 1/6/2020 से लागू है और 1/6/2020 से लागू हो रहा है, जो कि अभी हाल में जैसे लागू हुआ है उस समय। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेयर दिस द रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन जो कि 35 सेक्शन में रेफर की जा रही हैं वो अपना स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं, डिलीवर नहीं करते हैं विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब, जो कि क्लॉज 1 में प्रिस्क्राइब्ड है उस सेक्शन में, या वो जो फर्निश या वो सर्टिफिकेट फर्निश नहीं करते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है 1A2 में उस सेक्शन की, यानी या तो वो स्टेटमेंट नहीं करते हैं या फिर वो सर्टिफिकेट नहीं फर्निश करते हैं, तो या फिर वो जो इंस्टीट्यूशन या फंड है वो स्टेटमेंट नहीं फर्निश करता है 80G 578 के तहत, या सर्टिफिकेट फर्निश नहीं करता है 80G 59 के तहत, तो वो भी लायबल हो जाएगा टू पे by way of fee a sum of 200 rupees for every day during which the failure continues, and the amount of fee जो रेफर की जा रही है shall not exceed the amount in respect of which the failure referred to therein has occurred। उस अमाउंट से ज़्यादा फीस नहीं हो सकती है उसके रिस्पेक्ट में फेलियर हुआ है। एंड इट शैल बी पेड बिफोर डिलीवरिंग और कॉजिंग टू बी डिलीवर्ड द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को डिलीवर करने से पहले और या सर्टिफिकेट को डिलीवर करने से पहले ही इसका पेमेंट ज़रूरी होगा। तो ये 35 सेक्शन 35 और सेक्शन 80G की कंप्लायंस में जो स्टेटमेंट और जो सर्टिफिकेट्स फाइल होने हैं उसके रिस्पेक्ट में ये है कि अगर टाइम से नहीं फाइल होता तो वहाँ पर भी 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ये पेमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। So with that we come to the end of chapter 17, and we come to the end of today's lecture also.